दोस्तों, साहित्य अमृत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ तक देख ली थी। आज के वीडियो में आगे की पंक्तियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो पंक्ति है वो है रामप्रसाद निरंजनी के बारे में। एक सेकेंड। पिछले वीडियो में हमने आदि भक्ति सब के बारे में देख लिया था। आज के वीडियो में हम गद्य काल से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामप्रसाद निरंजनी के बारे में शुक्ल जी का क्या कथन है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह यानी भाषा योग विशिष्ट ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा, भाषा योग वशिष्ठ पुस्तक के बारे में कहते हैं और ये रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। भाषा योग विशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम गौड़ प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। यानी इनके पुस्तक को गद्य की प्रथम पुस्तक और इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहते हैं शुक्ल जी। इंशाअल्लाह खां के बारे में लिखते हैं, जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, मतलब अरबी फारसी जो मिली हिंदी थी उनको वो उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा, यहाँ पे भाखा कहते हैं, भाषा नहीं भाखा। आरंभ के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। इन्होंने खुद अपनी रचना इनकी है जो रानी केतकी की कहानी, उसमें ये कहा है। तो शुक्ल जी भी कहते हैं कि आरंभिक के चार लेखों यानी सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां, ये आरंभ के चार लेखक हैं। इनमें इनकी भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। तो चारों लेखकों से आज से आप समझ गए। अपनी कहानी का आरंभ ही इन्होंने इस ढंग से किया, जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ये शुक्ल जी इंशाअल्लाह खां के बारे में कहते हैं और ये कहानी जो है वो रानी केतकी की कहानी के बारे में कह रहे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े, तो असली हिंदी का नमूना राजा लक्ष्मण सिंह को मानते हैं। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर में ले आए। प्रेमघन के बारे में कहते हैं, प्रेमघन ने पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक किया, अधिक दिखाई पड़ता है, यानी वो पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक किए हैं। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है, यानी परंपरा मतलब कोई और नहीं, ये भाषा से उनका मतलब है प्रेमघन के बारे में। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किससे हुआ, तो नाटकों से हुआ। भी आरपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। तो इनका उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। उनको शुक्ल जी मौलिक उपन्यास मतलब प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं अंग्रेजी ढंग का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखते हैं, हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है, मतलब इन कहते हैं कि इनकी भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो इनमें प्राचीन देखें तो ब्रज भाषा में ये भक्ति के भी कुछ दोहे लिखे हैं, या फिर आधुनिक काल की संगतियों पे भी रचना की है। तो इसमें प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और वो तो वे
पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, यानी रीतिकाल जैसा वर्णन करते हैं। और दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। अब उपन्यासकार के बारे में कहते हैं। आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है, वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। ये देवकीनंदन खत्री के बारे में कहते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री, जिनका सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यास था चंद्रकांता, और इसको पढ़ने के लिए कई सारे लोगों ने हिंदी भाषा सीखा था। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के देवकीनंदन खत्री थे। वही चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी भाषा सीखी, जिनको हिंदी नहीं आती थी। वही कह रहे हैं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण को कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। कह रहे हैं कि मतलब कि इनका जो घटना प्रधान कथानक के किस्से हैं, वो जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, इसलिए वो साहित्य के कोटि में नहीं आते हैं। क्योंकि आप चंद्रकांता पढ़ेंगे तो एक तरह से देखेगा, कोई गुफा है, कोई राजा है, कोई मतलब इंसान है तो वो जानवर बन जा रहा है, ऐसे ऐसी घटनाएं हैं जो वास्तविक जीवन में संभव ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। उन्होंने साहित्य हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी। देखिए, साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। यानी उनकी रचनाओं को हल्की रचनाएं कह दी और उनकी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में कहते हैं। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। यानी इनके जो उपन्यासकार हैं, वो कहते हैं जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इनके उपन्यास साहित्य की कोटि में आते हैं, और देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को साहित्य की कोटि से नकार दिया है शुक्ल जी ने। साहित्य की दृष्टि में उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। तो इनको पहला उपन्यासकार माना है। और ऊपर हमने देखा था लाला परीक्षा गुरु को पहला अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना था, और इनको किशोरीलाल गोस्वामी को पहला उपन्यासकार मान रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मौलिक आए तो और पहला उपन्यासकार केवल आए तो। हिंदी की पहली मौलिक कहानी। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। इंदुमती पर बंगला कहानी की छाया का आरोप लगता है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, इसकी रचना 1903 में हुई थी। फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। सबसे पहले इंदुमती, फिर 11 वर्ष का समय, और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। निबंध गद्य की कसौटी। निबंध के बारे में इनका कथन है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। गुलेरी और उसने कहा था के बारे में। चंदर सलमा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसके बारे में कहते हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष 1915, और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखेंगे, और कब प्रकाशित, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो भी याद रखेंगे। तो 1915 में और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं साइड में लिख के देती हूँ 1915। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष
अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित होता है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये कथन, तो ध्यान देंगे ये उसने कहा था के बारे में शुक्ल जी का कथन है। बहुत इम्पोर्टेंट कथन यह है। इसकी घटनाएं बोल ही रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और उसने कहा था एक कहानी की वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। ये द्विवेदी जी के निबंध के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि बातों का संग्रह किसके लिए कहा गया है और किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के लिए और शुक्ल जी ने कहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को शुक्ल जी ने अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला कहा है। उनका पूरा कोटेशन है कि गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्दों का एक अटाला समझिए। उनके यानी पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। तो उनके निबंधों को कहते हैं कि उनके निबंध जो है वो लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। इन पुस्तकों महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक जो पुस्तकें हैं उसके बारे में कह रहे हैं, को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। ये सारे पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, सब आए हुए हैं, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा। तो शुक्ल जी द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में कह रहे हैं, लेखों के बारे में, आलोचनात्मक जो उनकी पुस्तकें हैं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। उनका मानना है कि द्विवेदी जी ने जो भाषा की जो शुद्धता पे ध्यान दिए, अगर वो द्विवेदी जी न होते तो बहुत आगे चल के बहुत कुव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, आगे है भी। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। स्वस्ति पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण की शुद्धता को लेकर बहुत काम किया, और यही कह रहे हैं शुक्ल जी कि इन्होंने बहुत भारी उपकार किया हिंदी साहित्य पे। अगर वो न खड़े होते तो अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा जो थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद ये इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, जिनमें श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र बंधु में आते हैं, और इन्होंने तीनों लोगों ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, और ये इतिहास ग्रंथ है। और इसका प्रकाशन भी 2 खंडों में हुआ था, 1913 में और शायद संभवतः दूसरा 1934 में। प्रसाद और प्रेमी के बारे में। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है तो
प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। ये प्रसाद और प्रेमी जी के बारे में शुक्ल जी का कथन है कि उनका जो श्रेष्ठ नाटक है वो स्कंदगुप्त है, प्रेमी जी के नाटक में रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक कहानी भी है विश्वंभर शर्मा कौशिक जी की, और ये प्रेमी जी का नाटक भी है। तो कहानी पूछे तो ध्यान रखिएगा और नाटक भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने को मिली है। छायावाद में जब लिखते हैं शुक्ल जी तो कहते हैं कि केवल जो प्रोफेसर नगेंद्र उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो उनकी जो पुस्तक है सुमित्रानंदन पंत, वही पुस्तक ही ठिकाने को मिली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में कहते हैं, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। ये गुप्त जी के बारे में उनका कथन है। ये पंक्ति सीधे सीधे पूछ देता है कि शुक्ल जी ने किसको सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है कि वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। उनका यानी पंडित सत्यनारायण कविरत्न का जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छाटा हुआ दृष्टांत था। उसका यानी छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, विषय वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। यह शुक्ल जी का कथन छायावाद के बारे में है। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। यहाँ नई धारा का मतलब उनका छायावाद से है। तो शुक्ल जी छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। उनका कहना है कि हिंदी कविता की नई धारा यानी छायावाद, यहाँ पे उनका अर्थ है छायावाद से। असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अन्यतम चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंद गई। ये शुक्ल जी का कथन छायावाद के बारे में है। तो देख सकते हैं शुक्ल जी का कथन ये छायावाद के बारे में है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी सारे कोटेशन अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।